हेलो बच्चों, मैं हूं मोनिका। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर। उसका सबसे पहले हम टॉपिक उठा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सबसे पहले बात आती है कि फ्लावरिंग होती किन प्लांट्स में है। दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक एंजियोस्पर्म्स और एक जिम्नोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं और जिम्नोस्पर्म जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते, जो हमें डायरेक्ट सीड्स देते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दो टाइप के ऑर्गन होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे? एंड्रोशियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गायनोशियम। अब ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल पार्ट क्या होता है? स्टेमिन। स्टेमिन में क्या क्या आएगा? एंथर और फिलामेंट। एंथर जो पोलन ग्रेन का, स्टेमिन का जो बायलॉब स्ट्रक्चर होता है, लाइक किडनी या फिर राजमा, जैसे घर में राजमा होता है, उसको हम दो लॉब में होता है वो। अगर हम उसे ब्रेक करते हैं, जब हम तोड़ते हैं उसके ऊपर के कवर को हटा देते हैं, तो वो दो पार्ट्स में हो जाता है, तो वो होता है बायलॉब। ऐसे ही एंथर होता है हमारा, बाहर से हमें सिंगल लॉब दिखता है लेकिन वो अंदर से बायलॉब्ड होता है। और इसके जो नीचे एक स्टॉल होती है, पूरी लंबी जो लाइन सी होती है, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट। दोनों को मिला के क्या बोलेंगे हम? स्टेमिन। अब जब हम एंथर को आगे पढ़ते हैं तो एंथर में हमारे बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। अब ये तो है नहीं कि वो डायरेक्ट पॉलन ग्रेन्स की फॉर्म में होंगे, ऐसा नहीं होता है। एंथर को जब हम पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, ये हमारे पास जो एक टेट्राड की फॉर्म में होता है, उसमें हमारे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, और ये डायरेक्ट माइक्रोस्पोरेंजियम भी नहीं होते। सबसे पहले ये क्या होता है? ये हमारा एंथर होता है, जिसको हमने डायसेक्ट किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये क्या हो गया? बायलॉब था तो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ हमारा, दो इस तरफ आ गए, दो इस तरफ आ गए। ये होते हैं हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू जिससे हमारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं आगे। ये हमारे यंग होते हैं, जब हमारे पास यंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये स्टार्टिंग में ही हमारे पास क्या होता है? स्पोरोजिनस फॉर्म में होंगे। स्पोरोजिनस फॉर्म में होने के बाद ये किस में कन्वर्ट होते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो 2n होते हैं, इनकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n होती है। स्पोरोजिनस टिश्यूज मेच्योर होते हैं, उनमें क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में। माइक्रोस्पोर टेट्राड, अगर इनकी मियोसिस हुई है तो मियोसिस होने के बाद क्या होगा? इसमें 2n से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? n में। मियोसिस का रूल क्या होता है कि प्लॉइडी जो होती है वो हाफ में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब 2n से n में। तो ये हमारे फॉर्म हो जाएंगे स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड से हमारे पास क्या होगा? ये पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होंगे। पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होने के बाद ही हमारे पोलन ग्रेन्स की फॉर्म में मिलता है। अब सबसे मेन बात क्या होती है? एंथर जो होता है वो हमारी 4 लेयर से कवर होता है, जिसमें से 3 लेयर क्या करती हैं? एज अ प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती हैं। एज वो कौन कौन से होती हैं 3 लेयर? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। ये 3 लेयर जो हमारी होंगी वो हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और जो टेपिटम होती है वो क्या करती है? हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है हमारे स्पोरोजिनस टिश्यू को, ताकि वो अच्छे से फुल्ली मेच्योर हो सके और वो पोलन ग्रेन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सके। अब हमें ये तो पता चल गया कि पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म हो रहा है। अब उस प्रोसेस को बोलते क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर से पीएमसी बनने तक, मतलब पोलन मदर सेल बनने तक की पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब हम इसी पोलन ग्रेन को उठा के माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। माइक्रोस्कोप जिसमें हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं चीजों को, डिटेलिंग पढ़ सकते हैं। अब क्या होता है, मैंने ये एक पोलन ग्रेन ले लिया। पोलन ग्रेन ऐसा तो है नहीं कि हर टेम्परेचर में सरवाइव कर पाए या फिर एक लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाए, ऐसा नहीं होता है। तो पोलन ग्रेन के बाहर क्या होती हैं? 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर से मिलके बना होता है। एक ये लेयर होती है इनर लेयर, उसको हम बोलते हैं इंटाइन। आउटर लेयर, आउटर लेयर ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल स्मूथ होती है, ऐसा नहीं है, ये प्रोमिनेंट होती है, मतलब इस टाइप में होती है कुछ ऐसे। और कहीं कहीं
ये छूट जाती है और उस छूटी हुई जगह को हम बोलते हैं, जैसे ये यहाँ रह गई, इसे हम बोलेंगे जम्पोर। जम्पोर का काम क्या है, क्यों है ये जम्पोर यहाँ पे? जम्पोर इसलिए है ताकि हमारी जब पोलन ट्यूब निकलती है तो वो इन जम स्पोर के साइड से ही निकलती है, जम स्पोर की जगह से। अब एक्साइन का क्या काम होता है? एक्साइन एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है। मतलब जब ज्यादा टेम्परेचर होता है या फिर कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उस पे पोलन ग्रेन पे इफेक्ट ना पड़े, इसलिए एक्साइन का काम होता है। आउटर लेयर मतलब एक्साइन। किस किस से मिलके बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन किससे मिलके बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, जो क्या ना तो कोई भी एंजाइम डिग्रेड कर सकता है इसको, ना ही कोई टेम्परेचर इसको खराब कर सकता। ये हमारे पोलन ग्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ से एक्साइन से हमने पढ़ा था कि ये कहीं कहीं जो होती है वो एब्सेंट होती है, उसे हम बोलते हैं जम्पोर। जम्पोर जहां से पोलन ट्यूब अराइज होती है। इंटाइन क्या होती है? इनर लेयर। इनर लेयर किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज प्लस पैक्टिन। ये दो चीजों से मिलके हमारी क्या होती है? इनर लेयर बनी होती है। अब क्या होता है, जो हमारा पोलन ग्रेन है वो अंदर से दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये हमारा हो गया पोलन ग्रेन मान के चलो। अब ये क्या होता है? ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड बोल दिया मैंने। अब ये दिख रहा होगा कि ये ज्यादा बड़ा पार्ट है और ये छोटा पार्ट है। ये क्या होता है? हमारा वेजिटेटिव सेल और ये हमारा जनरेटिव सेल। लार्ज होता है, पता चल रहा है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस होता है। सेम जनरेटिव सेल में क्या होगा? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है प्लस न्यूक्लियस। अब इस टाइप के पोलन ग्रेन को जब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, मतलब वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, इस वाले टाइप के पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज। मोस्ट ऑफ द प्लांट जो है, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो शेड होते हैं कौन सी स्टेज पे? टू सेल स्टेज। अराउंड 60% ऑफ पोलन ग्रेन्स शेड एट टू सेल स्टेज। अब जब हम ये बोल रहे हैं कि 60% टू सेल स्टेज पे शेड हो रहे हैं, तो बाकी के जो 40% है वो किस स्टेज पे हो रहे हैं? वो थ्री सेल स्टेज। जनरेटिव सेल फर्दर टू में डिवाइड हो जाता है। जनरेटिव सेल क्या होगा? दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो जनरेटिव सेल हो जाएंगे। वो 40% जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स जो होंगे वो क्या होंगे? थ्री सेल स्टेज पे डिवाइड कर जाएंगे। अब ये तो हो गया हमारा पोलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा क्या होता है, कुछ लोगों को पोलन ग्रेन से एलर्जी भी होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो होता है पोलन ग्रेन से बिल्कुल ठीक हो या उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस टाइप के जब पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी इंफेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं इससे, तो उस टाइप की बीमारियां कौन सी होती हैं? वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब किस में आ जाती है? पोलन ग्रेन एलर्जी में। अब क्या होता है, एक जैसे पार्थीनियम था, पार्थीनियम जिसको हम बोल देते हैं कैरेट ग्रास। जब हमने वीट इंपोर्ट किया था फॉरेन कंट्री से तो उसके साथ ही आया था पार्थीनियम ग्रास, एक कैरेट ग्रास। ये क्या करता है, ह्यूमंस के अंदर इसने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन कर दिया था और जो है सीवियर एलर्जी कोज कर। ये तो हो गए हमारे एलर्जी के इशू। अब दूसरी बात, पोलन ग्रेन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही है कि भाई एलर्जी ही करेगा। पोलन ग्रेन जो होता है बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट कंपाउंड होता है। पोलन ग्रेन के अंदर अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन होता है। तो कुछ एथलीट्स जो होते हैं अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या फिर अपने स्टेमिना को बूस्ट अप करने के लिए पोलन ग्रेन का यूज करते हैं। पोलन ग्रेन टैबलेट्स को लेते हैं एज अ न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स। अब ऐसा भी नहीं है कि पोलन ग्रेन जो लाइफ टाइम वायेबल रहेंगे, मतलब कि फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल रहेंगे। लाइफ टाइम नहीं रहते हैं कि तुम सारा टाइम देखते जाओ कि हाँ ये करते जाएं। अब इसकी वायबिलिटी क्या होती है, जैसे कि कुछ सीरियल्स जो होते हैं लाइक राइस और व्हीट, इनके अंदर वायबिलिटी कितनी देर के लिए होती है? मतलब वायबिलिटी कब से कब तक चेक होती है? जब से वो शेड हुआ है, मतलब पोलन ग्रेन फ्लावर से जब से निकला है तब से फर्टिलाइजेशन तक के प्रोसेस, मतलब टाइम पीरियड को हम बोलते हैं वायबिलिटी। अब सीरियल्स में पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी क्या होगी? शेड हो गया, शेड होने के 30 मिनट्स तक ये वायबल रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए। आफ्टर 30 मिनट्स इसकी वायबिलिटी खत्म हो जाती है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। जैसे कि कुछ रोशेसिया, लेगुमिनेसिया और सोलिनेसिया, इनकी वायबिलिटी होती है 4 मंथ।
1 मंथ तक के लिए, इनकी 30 मिनट्स, इनकी फॉर अ मंथ। ऐसे ही वेरिएबिलिटी होती रहती है, किसी किसी प्लांट की अलग अलग हो जाती है। अब ये भी है कि अगर हम किसी भी पोलन, जैसे कि किसी भी बॉडी को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, या फिर जैसे किसी भी प्लांट को प्रिजर्व कर देते हैं, तो हम पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें फॉर्मेलिन मिला दो और तुम इसे प्रिजर्व कर लो, तो ये खराब हो जाएगा। पोलन ग्रेन्स को जो है हम लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स with the help of liquid nitrogen under the temperature of -196 degree Celsius is known as cryopreservation। यही हमारा पोलन ग्रेन से रिलेटेड टॉपिक खत्म होता है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।